हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 में हमें अगर नाबार्ड को टारगेट करना है तो हमारे पास सबसे बड़ी कठिनाई क्या है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट को लगता है कि ईएसआई एक बड़ा मुसीबत है, और जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगता है, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स उनको लगता है यार ये एआरडी एक बड़ा नया सब्जेक्ट है। तो ऐसा क्या करें कि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हमारे लिए ईजी हो जाएं। तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एआरडी और ईएसआई में शुरुआत कहाँ से करें। अभी आप कहेंगे कि ऐसा मिलता जुलता टॉपिक हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। तो कुछ दिन पहले हमने क्या डिस्कस किया था? कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट टू स्टडी इन एआरडी एंड ईएसआई। तो आप देखेंगे कि उस दिन मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के प्रीलिम्स में और मेंस में आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। आज मैं आपको क्या डिफरेंट बताने वाला हूँ। चीज़ें वही एड्रेस करनी है, क्योंकि अगेन हमने पेपर है, मार्क्स हमने पेपर में लाने, पीएचडी तो हमने करनी नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सिलेबस हमारे पास है, और सिलेबस नाबार्ड देता है। हालांकि सिलेबस जो नाबार्ड देता है वो मेंस के लिए होता है, तो उस मेंस के सिलेबस के बेसिस पे हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इजी मैं तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आप प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली। और ये मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आजकल जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है उसमें हम कैसे डिस्कस करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले सिलेबस आप सभी के पास है। अगर आपके पास नहीं है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्री भी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा एक नाबार्ड के लिए ग्रुप भी है टेलीग्राम में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आज मैं दोबारा से दोनों सिलेबस शेयर आपके लिए कर दूंगा। ये सिलेबस मेंस के लिए है, बट इसी की बेसिस पे प्रीलिम्स का पेपर भी आता है। इस पूरे में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सारे टॉपिक्स देने का मतलब ये एआरडी का सिलेबस है, ये ईएसआई का है। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एआरडी के सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, बट बहुत बेसिक लेवल। यहाँ पे जब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कहा गया तो बस ये इतना ही टॉपिक है। इसमें सॉइल साइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट्स उठा के सॉइल साइंस पढ़ना शुरू करें, बिल्कुल पीडोलॉजी से स्टार्ट करें और पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी काम नहीं आने वाली हैं, उसको मत पढ़िए। अगर आप जनरल से देने वाले हैं तो, एग्रीकल्चर से देने वाले हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे इस सिलेबस में आपको उतने तक ही आपको लिमिट रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे टॉपिक पढ़ने हैं। सॉइल भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी, हॉर्टिकल्चर भी, एनिमल हस्बेंड्री भी, पोल्ट्री भी, फिशरीज भी, फॉरेस्ट्री भी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी, एक्सटेंशन भी, इकोलॉजी, क्लाइमेट भी। तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। ओके, तो ये तो था कि हमें क्या पढ़ना है। और सिमिलरली ईएसआई में भी आप देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ हैं, जितने भी जनरल इश्यूज़ हैं वो आपको पढ़ने हैं। पता हमें चल गया पढ़ना क्या है, बट पढ़ना कैसे है और पढ़ना कहाँ से है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, और कैसे आपको शुरू करना है ये भी मैं इसके साथ आपको बताऊँगा। आपको क्या चीज़ हमेशा समझनी है। नाबार्ड का एग्जामिनेशन जब आपको क्लियर करना है, ओके, नाबार्ड का जब आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है, जो कि क्वालिफाइंग है, प्लस फिर हमें मेंस का एग्ज़ाम देना है, जिससे कि मेरिट बनेगी। और जब यहाँ पे मेरिट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो हमारे पास इन दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? फिर तो प्रीलिम्स ही क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान क्या हमें रखना है कि हम जो भी पढ़ें, क्योंकि जो सिलेबस दिया ना उसी से ऑब्जेक्टिव भी आना है, उसी से डिस्क्रिप्टिव भी आना है। आपकी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होनी चाहिए, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट वन लाइन में चीज़ को रट लिया या याद कर लिया। उसके पीछे का कंटेक्स्ट, उसके साथ का कंटेक्स्ट आपको समझ आना चाहिए। ओके, इसको मैं अगर आपको समझाऊं, देखिए ये तो मैंने ब्रॉड हेडलाइन लिखी है यहाँ पे, सिलेबस की टॉपिक्स लिखे हैं, नॉट हेडलाइंस। एक टॉपिक हमारे पास है, बड़ा सा टॉपिक है, ये है रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि अगर हमें हॉस्पिटल को डेवलप करना है तो मतलब हमें पता है कि उसमें हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करना होगा और उसमें कुछ ना कुछ मशीनरी वगैरह जो भी चाहिए या फिर डॉक्टर्स अपॉइंट करने वो करने होंगे। अगर हम कहते हैं स्कूल्स डेवलप करने, तो हमें पता है कि स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, स्कूल्स के टीचर चाहिए, वो ऐसे डेवलपमेंट होगा। रोड डेवलपमेंट का मतलब हमें पता होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करना है, ऑल वेदर रोड करना है। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है। आप मुझे बताइए, रूरल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या कंस्ट्रक्ट करना है? किसको अपॉइंट करना है? कुछ भी नहीं है।
सो यहाँ पे हम समझें कैसे। और मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप एमए रूरल डेवलपमेंट की बुक्स भी जाके देखेंगे तो जब आप रूरल डेवलपमेंट पहला ही टॉपिक आता है उसमें लिखा होता है कि देयर इज नो एज सच डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हाउ एवर वेरियस इमिनेंट पर्सन्स डिस्क्राइब्ड रूरल डेवलपमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। महात्मा गांधी ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं रूरल डेवलपमेंट की। अब ये तो ठीक है कि कोई डिफाइन नहीं कर पाया, अलग बात है, बट हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है अगेन। तो हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है ये कहाँ से आपको पता चलेगा। सिंपल सा चीज करना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट को ओपन कीजिए। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिए और अगर एक क्वेश्चन बाहर है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट खोलनी है। यहाँ पे आपने अबाउट अस में जाना है, ऊपर ही कॉलम आएगा होम के बगल में अबाउट अस में जाएंगे। वहां पे उन्होंने बताए हैं ऑब्जेक्टिव एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वहां पे 6 to 7 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द विमेन, वल्नरेबल सेक्शंस एंड द बिलो पॉवर्टी पीपल। दूसरा दिया है लाइवलीहुड गारंटीड 100 डेज गारंटी सिक्योरिटी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तीसरा दिया है हाउसिंग फॉर ऑल। मतलब कैसे डिफाइन किया है रूरल डेवलपमेंट को ये आपको पता चलेगा वहाँ की वेबसाइट से। अगर आप वेबसाइट देखते हैं आपको 2 बेनिफिट होने वाले हैं। पहला, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स में पता चल जाएगा कि रूरल डेवलपमेंट को गवर्नमेंट किस नज़रिए से देखती है, और गवर्नमेंट जिस नज़रिए से देखती है गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव बनाती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर रोड बनानी है तो मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हॉस्पिटल्स बनाने हैं मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई स्कीम। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने जिन पॉइंट्स में रूरल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है उन सारे पॉइंट से रिलेटेड एक स्कीम है, और वो जो भी स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। सिंपल सी बात है, क्या पढ़ना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जाना है, अबाउट अस में जाना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने। जब आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे उसके नीचे आता है स्कीम्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वहां पे जितने ऑब्जेक्टिव उतनी नीचे स्कीम्स लिखी हैं, और आप ऊपर को रिलेट कीजिए। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला पॉइंट प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द विमेन, वनरेबल सेक्शन एंड द बिलो पॉवर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए हमारी कौन सी स्कीम है, डे NRLM। प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी, उसके लिए कौन सी स्कीम है, मनरेगा। देन हाउसिंग फॉर ऑल, उसके लिए कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरिया, उसके लिए कौन सी स्कीम है, SPM-RM। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इस चीज को अगर आप समझेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा पार्ट, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी क्लियर होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बोरियत आने वाली है पढ़ने में। और जब हमारे पास एग्जाम अभी काफ़ी दूर है तब ऐसे पढ़िए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो आपको फिर उसके बाद खुद से लगेगा कि इसमें पढ़ने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। सिमिलरली एग्रीकल्चर को भी ईजी तरीके से पढ़ना है। ईजी तरीके से पढ़ने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है, जो टॉपिक यहाँ पर लिखा है बस वही पढ़िए। एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन की बुक्स को रेफर करेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस लगेगा, टॉपिक्स को रेफर करेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं लगेगा। इनके लिए हमारी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप उनको धीरे धीरे के करके रेफर कीजिए। और जब हमें लंबी रेस में दौड़ना है, 1600 मीटर की रेस है, तो हमारे स्टेप्स स्मॉल होने चाहिए। स्प्रिंटर नहीं है या फिर स्प्रिंट रेस नहीं है, क्योंकि अभी 10 दिन तो नहीं बचे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो ऐसे आपको टारगेट करना है। सिमिलरली ESI में अब आपका कोई क्वेश्चन आएगा कि जैसे वहाँ तो हमें समझ आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देख के हमें सारा कुछ पता चल जाएगा, ESI में हमें क्या पता चलने वाला है। तो ESI में अगर आप सारे टॉपिक्स देखेंगे तो ये सारे के सारे कैसे हैं, करंट ओरिएंटेड। और करंट ओरिएंटेड के लिए आप देखेंगे IXMB इज प्रोवाइडिंग BPDA। तो BPDA को आपको रेफर करना है, उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको ये नहीं कहता कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़िए, बट जब आप करंट पढ़ने लगेंगे ना तो धीरे धीरे आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी समझ आने लगेंगे या फिर आप उसको पढ़ने लगेंगे। सिंपल सी बात है, हम कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, एंड स्टूडेंट्स उसको सही डिफाइन नहीं कर पाते। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है, वीडियो पॉज कीजिए या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या खुद को बताइए। ओके, हो सके तो कमेंट बॉक्स पे लिखना और फिर चेक करना कि आपने कितनी डेफिनेशन सही दी। इसका सिंपल आंसर होता है, इट इज़ द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। जनरल राइज
ऐसा नहीं है कि खाली टमाटर के प्राइस बढ़ गए, सारी सब्जियों के, सारे गुड्स एंड कमोडिटीज़ या फिर सारी सर्विसेज के प्राइस बढ़ने चाहिए। और डे टू डे वेरिएशन नहीं चलेगा कि आज पता चला कि बाजार बंद था, सब्जियां नहीं आई तो महंगी हो गई सब्जी, वो वाली बात नहीं चलेगी। या फिर हो सकता है कि आप सब्जी लेने गए और आपको किसी ने बुद्धू बना दिया और आपको टमाटर महंगा बेच दिया, तो आप कहो कि ये इन्फ्लेटेड रेस प्राइस है। तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको कंपेयर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, है ना। खैर, इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो क्या होता है कि जब हम जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो वर्ड आता है उसको हम फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस टाइप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने आपको बता दिया, बी पीडिया से स्टार्ट कीजिए, आपका जीए भी कवर होगा, ईएसआई भी कवर होगा, और साथ ही साथ आपका एआरडी का करंट पार्ट भी कवर होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं। ये कुछ जनरल आपके लिए सोर्सेज हैं जहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ताकि आपकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने। मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि देखिए, नाबार्ड की प्रिपरेशन करने का मतलब, हमारा ऑब्जेक्टिव नाबार्ड का फाइनल एग्जामिनेशन क्रैक करना है। फाइनल एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए जो नाबार्ड फेज़ 2 है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है, और उसके बाद इंटरव्यू का भी 50 मार्क्स का वेटेज है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। सिर्फ ये नहीं करना है कि ऑब्जेक्टिव हमारा कैसे भी क्लियर हो जाए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा कोई आपकी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आज हमारा एक सेमिनार है 5 बजे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड को कैसे टारगेट किया जा सकता है 2024 पे। आपके जो भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, जो भी चीज़ मैंने बताया इसमें आपको लगता है कि कुछ इफ बट है, तो आप आइए, शाम को 5 बजे हम डिस्कशन करेंगे। यूट्यूब पे लाइव करने से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो 2 वे कम्युनिकेशन के लिए हमारा ये ओपन सेमिनार है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर वाली स्ट्रेटेजी तो मैं लास्ट टाइम आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन जब हमें करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन। सो दिस इज़ द गुरु मंत्र फॉर नाबार्ड ARD NESI। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।